गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसका काम है जो फॉरेनर होगा उसको इलेक्टोरल रोल्स में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन क्या है, जब से बिहार इलेक्शन हुए हैं तब से एक ड्राइव चलाई हुई है जिसको बोलते हैं सर। उसका है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो इसके अगेंस्ट में क्या था, एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें बोला गया कि जो इलेक्शन कमीशन है जो एसआईआर के साथ साथ में एनआरसी भी करवा रहा है। एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो उसका काम सिर्फ एसआईआर करवाने का है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने का, ना कि एनआरसी। एनआरसी असम में हुई थी और एनआरसी और एसआईआर में फर्क ये है कि एनआरसी होता है उसमें सारे सिटीजन इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो एसआईआर है उसमें जो भी जिसकी एज 18 से ऊपर रहेगी, जो जिसको वोट देने का अधिकार है, तो उसमें वही शामिल होते हैं एसआईआर में। तो ये जो मुहिम थी, ये बिहार राज्य से स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर 2025 से, और अभी 12 और राज्य और यूनियन टेरिटरी में चलेगी। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन ने अपने पक्ष में बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बयानबाजी जो कर रही है, तो उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। सो जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी, उन्होंने इनका केस सुन रहे थे। तो उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से जो मुहिम चला रहा है वो सही है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को डिफेंड किया। नेक्स्ट न्यूज है, ये एक न्यूज आ रहा है हरियाणा से निकल के कि इसमें एक जो लेडीज थी उसने 11th चाइल्ड को जन्म दिया है। तो जो 11th है ना, उससे पहले उनकी 10 लड़की थी। तो ये हाई रिस्क डिलीवरी थी। और इसमें बोला गया है कि इसमें जो मैटरनल हेल्थ, जो लेडीज की हेल्थ को ना ध्यान में रखते हुए उसने अपनी डिजायर, जो अपनी खुद की डिजायर थी लड़के वाली, उसको उसको आगे रखा और अपनी हेल्थ को कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो इस तरीके की न्यूज पेट्रिकल सोसाइटी को दिखाता है। एक न्यूज आ रही है कि जो टीएमसी के जो नेता थे एक, उन्होंने बोला था कि जो इलेक्शन कमीशन ने अमृता सेन, जो जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता हुआ है, उसको एसआईआर के थ्रू इलेक्शन कमीशन ने अकॉर्डिंग टू एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसमें उनको नोटिस भेजा है, क्योंकि उनके नाम के स्पेलिंग की मिस्टेक है। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने उसको बोला कि वो ऐसा कुछ नहीं है, पार्टियां ऐसे ही बहला रही है। और उन्होंने बोला कि उनको कोई जो हेयरिंग थी उसमें अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है यहाँ से, इसरो से। जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक एओ जारी किया। एओ होता है अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसमें बोला गया है कि जो इंडिया का जो मिशन था, आदित्य L1 मिशन जो था, जो सन के लिए भेजा था, हमारे सूरज के लिए, उसको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। वो जनवरी 6 2024 में वहां पहुंच गया था L1 पॉइंट पे। L1 पॉइंट होता है लैग्रेंज पॉइंट। जो जो हमारी अर्थ है और जो सन है, उसके बीच में जो जहाँ पे उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, जो वो एक इक्वल हो जाता है, उसको लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ऐसे 4 लैग्रेंज पॉइंट है, L1 L2 L3 L4। तो ये जो मिशन था ये सितंबर 2023 में भेजा गया था, 2 सितंबर 2023 को भेजा गया था। और 127 दिन बाद ये तो उस L1 पॉइंट पे पहुंचा था, जो 6 जनवरी 2024 को। तो अब तक ये 23 टीबी डाटा भेज चुका है पब्लिक डोमेन में। और जो लैग्रेंज पॉइंट है वो इंडिया से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, 15 लाख किलोमीटर दूर है इंडिया से।
तो ये एक इसरो की बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरीके से। नेक्स्ट जो डोनाल्ड ट्रंप है, जब से उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को कैप्चर किया है, तो उसके बाद उन्होंने कोलंबिया, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, क्यूबा और ईरान को धमकी टाइप दी है कि और उनको ग्रीनलैंड को भी अपने कंट्री में शामिल करने के लिए बोला कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है कि जो उन्होंने जो काम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ये काम जो पावरफुल नेशन है वो क्या करते हैं, अपने काम को मतलब कि अपने आप को साबित करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 2.4 है उसका सहारा लेते हैं। वो बोलते हैं कि यूनियन की जो आर्टिकल 2.4 है यूएन काउंसिल का, सिक्योरिटी का, उसमें यूएन नेशन का, उसमें बोला जाता है कि कोई भी देश अपने आप को सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए आर्टिकल 2.4 का सहारा ले सकता है। लेकिन इसमें अपने आप को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक और प्रोविजन दे रखा है जिसको बोलते हैं मोनो डॉक्ट्रिन। मोनो डॉक्ट्रिन जो था ये 1823 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे ना, मुनरो, उन्होंने दिया था। तो उसने 1823 में बोला था कि जो यूरोपियन वाले जो देश हैं, यूरोप वाले, वो उनके देश में और कोलोनाइजेशन नहीं करेंगे। तो जो ये यूएसए है, इसमें एक तो अपना आर्टिकल 2.4 यूएन नेशन का सहारा लिया है, एक मुनरो डॉक्ट्रिन का सहारा लिया है। और इसमें जो बोला जाता है कि सेल्फ डिफेंस का सहारा लिया जाता है। और नेक्स्ट है कि इसमें ये इनकी डॉक्ट्राइन पॉलिसी भी है एक तरीके से। और यही सेम जो ट्रीटी थी, इन्होंने नाटो ने जब यूगोस्लाविया पे अटैक किया था 1999 में, तो सेम यही बोला गया था कि उन्होंने आर्टिकल 2.4 का यूज किया है अपने आप को सेल्फ डिफेंस में। तो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है जो वेनेजुएला, एक डाटा पॉइंट है जो वेनेजुएला और चाइना का, दोनों की आजकल काफी अच्छी फ्रेंडशिप टाइप हो गई थी, तो इसलिए यूएसए ने इनके ऊपर अटैक किया है। ये एक रिपोर्ट आती है सिप्री की। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। ये क्या है? ऐसी इंस्टीट्यूट है जो एक जारी करते अपनी रिपोर्ट्स में बताया जाता है कितनी दुनिया में मतलब हथियारों का लेन देन हुआ है या कितने वहां पे ट्रेड हुआ हथियारों का। तो जो चाइना जो 2000 से जो 2000 साल का साल 1990 1995 का जो ईयर था, उस टाइम पे वेनेजुएला अपने हथियारों के लिए यूएसए पर डिपेंड करता था, लेकिन अभी ये अपना हथियारों के लिए चाइना पर डिपेंड कर रहा है। तो जो चाइना का दबदबा था, जो लैटिन अमेरिका के देश है वहां हो रहा था, इसलिए चाइना 46% हथियार वेनेजुएला को बेच रहा था। और दूसरा क्या है, चाइना ने इसमें जो लैटिन अमेरिकन देश है उसमें अपने कई प्रोजेक्ट लगा रखे हैं और अपने लोन दे रखे हैं, उनको एक तरह कर्जदार बना रखा है। ये भी एक पॉइंट है कि यूएसए नहीं चाहता कि चाइना का जो दबदबा है उस एरिया में बने, और या लैटिन अमेरिका में चाइना और जो अदर कंट्रीज है यूएसए को यूएसए जो हेजेमनी है, मतलब कि जो उनकी एक तरीके की जो वहां पे एक जो यूएसए अपना देखता है कि जो पोलराइजेशन का काम करता है, और इसमें चाइना ने अपने 170 प्रोजेक्ट लगा रखे हैं वेनेजुएला में। तो यूएसए ने चाइना को दूर करने के लिए भी वेनेजुएला पे एक तरीके का हमला किया है। वो बोलता है कि अब भी वही ही सुपर पावर है। यूएसए अपना को सुपर पावर भी दिखाना एक तरीका मकसद था इसमें। थैंक यू।